नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और डेली श्रृंखला में डेली प्रीलिम रोज करंट अफेयर में की तरह आज फिर से नया टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। देखते हैं आज के करंट अफेयर की क्या न्यूज़ हैं। तो चलिए समय बिना गवाए आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला टॉपिक है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI। ये जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI जो है 2019-20 के लिए जारी किया गया है और ये जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किया गया है। क्या है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, देखते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स दोस्तों है जो शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए और उसके वो क्या नाम है शिक्षा में सुधार करने के लिए, आकलन करने के लिए और गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडेक्स जारी किया जाता है। और ये है जो दोस्तों जो है पहली बार 2019 में जारी किया गया था और 2019 में जो जारी किया गया था 2017 और 18 के लिए जारी किया गया था। क्या है इसके बारे में एक नज़र डालते हैं। सबसे बड़ा मोटिव ये है इसका कि जो राज्यों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे राज्यों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे डालने से क्या होगा, राज्यों में प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हर राज्यों की एक अलग अलग रैंकिंग जारी करी जाएगी। कौन सा राज्य बेस्ट है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है शिक्षा के मामले में। जब ऐसी बातें होंगी तो एक दूसरे में कंपेयर होगी, जब कंपेयर होगी तो शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और हर कोई चाहेगा कि हर साल अपने इंडेक्स में सुधार करने की कोशिश। क्योंकि इसको जारी करने में क्या होता है कि 70 मानक लिए जाते हैं। 70 मानकों के आधार पर एक रिपोर्ट जो है तैयार होती है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो अभी जो है 2019-20 के लिए जो 2021 में जो शिक्षा मंत्री जो हमारे रमेश पोखरियाल जी हैं उन्होंने जारी किया है। तो क्या है जारी किया है, उसमें जो है 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ग्रेड A+ की श्रेणी में। केरल हो गया पहला, दूसरा तमिलनाडु हो गया दोस्तों, तीसरा पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये जो है ग्रेड A++ की श्रेणी में शामिल राज्य हैं। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको भी पहली बार लद्दाख को क्या किया गया है, शामिल किया गया है इस श्रेणी में लद्दाख को। क्योंकि अभी हाल ही में एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है तो वहाँ की भी रिपोर्ट। इससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, प्रतिस्पर्धा को तेज़ी से बढ़ावा मिलेगा और राज्य अपनी कोशिश करेंगे कि हम भी इस बेस्ट कैटेगरी में आए, हमें भी ग्रेड में शामिल अच्छा प्रदर्शन करें ताकि अच्छा से अच्छा उनको शामिल किया जाए। ठीक है दोस्तों। और इससे क्या होगा, और इस बार की जो रिपोर्ट जारी किया गया, पिछले जो 2 वर्षों की जो रिपोर्ट जारी की गई थी 19-20, उसके आधार पर इस बार और सुधार ही हुआ है, यानी सुधार बढ़ता ही जा रहा है। तो हर साल रिपोर्ट जारी करें, क्योंकि कोई भी इंडेक्स जब जारी किया जाता है तो अच्छा प्रदर्शन करेगा राज्य तो सुधार होगा। ठीक है दोस्तों। तो आज की ये पहली न्यूज़ रही। चलते हैं दूसरे न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। दूसरी न्यूज़ होगी आपके सामने आई फैमिलिया क्या है, एक वैश्विक डेटाबेस है दोस्तों। वैश्विक डेटाबेस है जो लापता व्यक्तियों की पहचान करेगा। लापता व्यक्तियों की क्या करेगा दोस्तों, पहचान करेगा। लापता व्यक्तियों क्या करेगा, पहचान करेगा। वैश्विक डेटाबेस है जो लापता व्यक्तियों की क्या करेगा, पहचान करेगा। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, इंटरपोल द्वारा लॉन्च किया जाता है। इंटरपोल द्वारा ये लॉन्च किया गया है आई फैमिलिया इंटरपोल द्वारा। इंटरपोल क्या है दोस्तों, एक नज़र डालते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल पुलिस संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल पुलिस संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लियोन में है इंटरपोल का हेडक्वार्टर। और इस लियोन कहाँ पे है दोस्तों, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है इंटरपोल का। और इसमें 194 देश क्या है शामिल, 194 देश क्या है इसमें शामिल हैं दोस्तों। तो क्या नाम है, 194 देश शामिल है। समझ गए होंगे आप लोग इंटरपोल के बारे में। और जो ये लापता व्यक्तियों को बताई दिया, और जितने भी सदस्य देश रहेंगे इससे क्या होगी, पुलिस को पहचान करने में आसानी होगी। लापता व्यक्तियों को किस आधार पर पहचान किया जाएगा, जो परिवार का किसी भी सदस्य का DNA लिया जाएगा। जो व्यक्ति लापता उसके परिवार का DNA लिया जाएगा, उसके आधार पर इसका पहचान किया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे मूव करते हैं दोस्तों। चलिए फटाफट देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है, अगली न्यूज है CBSE बोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट। CBSE बोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट। CBSE बोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट क्या न्यूज है दोस्तों, के मध्य एक भागीदारी हुई है। CBSE बोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट के मध्य एक भागीदारी हुई है। क्या हुई है, स्कूलों में जो है कोडिंग, स्कूलों में कोडिंग और डेटा साइंस की शुरू करने की बात की गई। स्कूलों में कोडिंग और डेटा साइंस शुरू करने की बात की गई है। और किसके सहयोग से किया जाएगा, CBSE बोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। स्कूल में क्या करना है, कोडिंग और डेटा
साइंस। और क्लास जो है कक्षा जो है 6 से लेकर 12 तक, कक्षा 6 से क्लास यानी 6 से लेकर 12 तक के बच्चों में के लिए ये शुरू किया गया है दोस्तों। और ये जो है इसी साल यानी 2021 और 2022 शैक्षणिक सत्र के लिए शुरू किया गया है दोस्तों। यानी इसमें कौन सी संस्थाएं शामिल हैं? सीबीएसई बोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट। और इसका काम क्या है? स्कूलों में कोडिंग और डेटा साइंस को बढ़ावा देना है। और क्लास कक्षाएं कौन कौन सी हैं? 6 से लेकर 12 तक। और 2021 और 22 सत्र में ही ये शुरू किया जाएगा, इसी सत्र में ये शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे मूव करते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक देखते हैं फटाफट। जहां वोट वहां वैक्सीन। अगला टॉपिक हमारा दोस्तों है जहां वोट वहां वैक्सीन। हाँ, वोट वहां वैक्सीन। जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान। जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान। जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान। वोट का मतलब वोट जो हम लोग करते हैं उससे है, और वैक्सीन का मतलब वैक्सीन जो कोरोना के लिए वैक्सीन की बात करी गई है, वैक्सीन लगाने के, प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने की जो बात करी गई है उसके उपलक्ष्य में है। तो जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान किसने शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। किसने शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। क्या है इसे? जहां वोट वैक्सीन अभियान क्या है, डालते हैं नजर एक नज़र। तो जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान एक ये है कि दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है कि जहां हर 45 वर्ष से ऊपर के लोग, जो व्यक्ति अपने एरिया में जहां पे वोट करते हैं वहीं पे उनको वैक्सीन का लगाया जाएगा। जिस व्यक्ति का जिस एरिया में वोटिंग का आता है वहाँ पे घर घर जाकर वैक्सीन 45 वर्ष घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। 45 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति को, 45 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति को घर घर जाकर वैक्सीन लगाएगी उसी वोटिंग एरिया में। ठीक है दोस्तों, तो जहां वोट वहां वैक्सीन किसकी अभियान, किस राज्य का अभियान है? दिल्ली सरकार की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के इस टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलते मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। तो फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर अपना हम कोशिश करिए कि आप लोग साथ में नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिटा दो दोस्तों ऊपर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। चलिए डालते हैं नजर अगली टॉपिक पे। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान अभी हाल ही में असम का एक छठा उद्यान बना। असम का क्या बना है? छठा उद्यान बना है। छठा यानी 6वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। असम सरकार ने 6वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, यानी ये असम का 6वां नंबर का राष्ट्रीय उद्यान बन गया है दोस्तों, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद करने के लिए, क्योंकि 6वां का नंबर यानी इससे पहले 5 असम में क्या है? राष्ट्रीय उद्यान ऑलरेडी पहले से ही है। तो 6वां कौन सा है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान से दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बार बार पूछने की संभावना है। अगले 2-3 सालों तक एक लगातार पूछा जाएगा कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। ठीक है दोस्तों, कौन से नंबर का बना है राष्ट्रीय उद्यान? राष्ट्रीय का मतलब सरकारी यानी भारत की, तो 6वें नंबर का है। और इस रायमोना राष्ट्रीय उद्यान की क्या विशेषताएं दोस्तों, कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? यहाँ पे सुनहरे लंगूर पाए जाते हैं। सुनहरे लंगूर, सुनहरे लंगूर, जंगली भैंसे, हार्नबिल, हिरन, कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती? हिरन, एशियाई हाथियां, बाघ तेंदुआ, ये सारी चीजें वहां पे क्या पाई जाती है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है दोस्तों। पूछ देता है कि कौन कौन सी पाई जाती है? तितली भी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तितली भी पाई जाती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि
जो 6 राष्ट्रीय उद्यान बन चुके हैं रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, तो इससे पहले 5 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं दोस्तों, उसको भी याद करना साथ में जरूरी है दोस्तों। तो एक बार उसको भी हम लोग नोट करते हैं दोस्तों। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे 6वां नंबर का तो बन ही गया। पहला कौन सा उसमें, काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। दूसरा नंबर का कौन सा है, काजीरंगा कहाँ पे पाया जाता है, फट से बता सकते हैं। असम में अब स्टार्ट होगा तो आपको 6 टॉपिक को, 6 राष्ट्रीय उद्यान को याद करना बहुत जरूरी है। नया वाला कौन सा, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये IAS में, PCS में, सारे एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि इनमें से कौन सा रायमोना, इनमें से कौन सा असम में राष्ट्रीय उद्यान नहीं स्थित है, या रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, या अब तक असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो चुके हैं, 5 पहले से थे और 6 हो चुके। मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। अगला कौन सा है, फटाफट देखते हैं दोस्तों। अगला कौन सा, नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। चौथा कौन सा है दोस्तों, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। अगला कौन सा है, 5वां दोस्तों, नज़र डालते हैं एक बार, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो दोस्तों, 6 राष्ट्रीय उद्यान होगा, तो ये आपके जियोग्राफी यानी भूगोल में भी पूछा जा सकता है कि मनोरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, अरे रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, या इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित नहीं है। ये सारी चीज़ें पूछा जा सकते हैं भूगोल में भी, और करंट की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट में भी चर्चा हो गई और ऑलरेडी पॉलिसी भूगोल का पार्ट भी है, तो पूछना स्वाभाविक है दोस्तों। तो ये रहा आपका टॉपिक। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट उतार लिए होंगे आप लोग, तो आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, एक बार नज़र डाल लीजिए, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार अगला देखते हैं क्या न्यूज है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देखते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्यों चर्चा में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों राइटिंग पे न जाइएगा, हम जो बोल रहे हैं उसको ज़्यादा फोकस करिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों, वैक्सीन की भारत की सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है, भारत की वैक्सीन उत्पादन की सबसे बड़ी कंपनी है। और अभी आपको पता होगा दोस्तों, कोरोना काल में 2 वैक्सीन लॉन्च की गई भारत द्वारा, कौन कौन सी, कोविशील्ड, कोविशील्ड, और दूसरी जो जारी करी गई थी दोस्तों, आपको पता ही होगा, इसमें वैक्सीन का चल रहा है कोवैक्सीन। कोरोना टीकाकरण चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोवैक्सीन लगाई जा रही है कि नहीं लगाई जा रही है दोस्तों। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दो ही तो भारत की वैक्सीन है। कोविशील्ड किसकी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है कोविशील्ड। और कोवैक्सीन किसकी है दोस्तों, बायोटेक, बायोटेक की है, बायोटेक। ये तो रहा न्यूज। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है दोस्तों, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, पुणे में है। कोविशील्ड किसकी वैक्सीन है, सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। कोवैक्सीन किसकी है, बायोटेक की दोस्तों। अब चर्चा में क्यों है, अभी जो रूस की वैक्सीन है स्पुतनिक बी, उसको भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई है। कौन सी, स्पुतनिक, स्पुतनिक वी या स्पुतनिक वी वैक्सीन, कोविड स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई है दोस्तों। तो यही न्यूज़ है कि स्पुतनिक वी भारत में कौन उत्पादन करेगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और याद कर लीजिए कोविशील्ड किसकी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया कोविशील्ड। कोवैक्सीन किसकी है, बायोटेक। बायोटेक कहाँ पे स्थित है दोस्तों, हैदराबाद में, हैदराबाद में, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मूव करें अगले टॉपिक पे, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। E100 परियोजना,
E100 परियोजना E100 परियोजना क्या है दोस्तों, एक बार नज़र डालते हैं E100 परियोजना क्या है। E100 परियोजना क्या है, भारत में जो है भारत में इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देना और वितरण के लिए शुरू किया गया है E100 परियोजना। पर अभी देखे होंगे दोस्तों कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बीता है, उसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्पीच दिया गया था जिसमें प्रधानमंत्री ने E100 परियोजना को लॉन्च किया। उनका टारगेट है कि 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिक्स किया जाए। 20% इथेनॉल को क्या किया जाए, इथेनॉल को मिक्स करना है। ठीक है दोस्तों, इथेनॉल का मिश्रण करके उत्पादन, यानी 2025 तक पेट्रोल में क्या इस्तेमाल होगा, 20% इथेनॉल का टारगेट है। कब तक, 2025। यही है कि ताकि प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सके इथेनॉल इस्तेमाल होने से। 20% जब हो जाएगा तो 80% पेट्रोल होगा, 20% इथेनॉल होगा, जिससे ईंधन से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकेगा दोस्तों। तो ये है न्यूज़। E100 परियोजना पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू, बता सकते हैं किससे रिलेटेड है। पहला तो है कि इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और 2025 तक पेट्रोल के उत्पादन में 20% की इथेनॉल की वृद्धि की जाए, 20% इथेनॉल का मिश्रण किया जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले न्यूज़ पे, एक नज़र डालते हैं। अगली न्यूज़ मिटा दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अगले न्यूज़ पे चलते हैं दोस्तों। हमारे बीच अगर आपको करंट अफेयर अगर आप डेली सुनते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इससे ज़्यादा कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और अगर हम कंटिन्यू आप लोग इसको देखते रहेंगे तो UPPCS या संघ लोक सेवा आयोग के प्रीलिमिनरी एग्जाम या स्टेट लेवल के जितने भी सारे एग्जाम होते हैं रेलवे, उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत करंट अफेयर बिल्कुल तैयार हो जाएगी दोस्तों, अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं। ऑक्सी-1 ये क्या है, एक जंगल क्या है, एक जंगल की बात करी गई है। ठीक है, ये किसकी योजना है दोस्तों, ऑक्सी-1 हरियाणा सरकार की। ये भी पर्यावरण दिवस के मौके पर शुरू किया गया, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया कि 80 एकड़ में एक ही जगह पे जंगल लगाने की बात करी गई, 80 एकड़ में। ठीक है दोस्तों, 80 एकड़ में, ताकि पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा सके, अधिक पेड़ पौधे को ऊपर। हमने पिछली वीडियो में बताया होगा कि पर्यावरण के लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो उसके उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार ने ऑक्सी-1 एक जंगल परियोजना शुरू करी है। उसमें 80 एकड़ में वन को स्थापित करने की बात की गई है। क्यों बात, इससे क्या फायदा होगा, वृक्षों को बढ़ावा मिलेगा। और क्या हो सकता है दोस्तों, फटाफट बताइए। प्रोत्साहन होगा, वृक्षों से होने अधिक से अधिक फायदा होगा, प्रोत्साहन हो सकता है, संरक्षण होगा। इसमें संरक्षण की बात की गई है, वृक्षारोपण की बात की गई है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे तो वृक्षारोपण होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अंतर्गत हरियाणा सरकार ने 4 योजना शुरू करी गई, 4 योजना शुरू करी है हरियाणा सरकार ने। कौन कौन सी है दोस्तों, फटाफट नजर डालते हैं। एक प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू करी है, पहली योजना शुरू की है प्राणवायु। इसी के अंतर्गत ऑक्सी-1 के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने क्या करी है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू करी, देवता पेंशन योजना शुरू किया, पेंशन योजना। ठीक, इस योजना का मतलब में क्या है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति 75 वर्ष तक पेड़ों की देखभाल करता है तो उसे पेंशन दी जाएगी। 75 वर्ष तक कोई व्यक्ति पेड़ों की देखभाल करता है तो उसे पेंशन दी जाएगी। कितने, 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी दोस्तों, 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी अगर वो 75 वर्ष तक पेड़ों की निरंतर देखभाल करता है या ये मतलब मेंटेन बनाए। दूसरी कौन सी योजना है दोस्तों, हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण, हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण। ठीक, अगला कौन सा है, नजर डालते हैं अगले पे। हरियाणा में पंचवटी, करनाल में ऑक्सी-1 स्थापित किया जाएगा। करनाल में, हरियाणा का एक जिला है, करनाल में ऑक्सी-1। और अगला क्या है,
पंचकुला में ऑक्सीजन, पंचकुला जिले में क्या किया, पंचकुला में ऑक्सीजन, वहाँ भी लगाए जाएंगे ऑक्सीजन, यानी 80 एकड़ में बताया ना शुरू में, 80 एकड़ में बात चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे कि इसमें ऑक्सीजन का टारगेट किसने शुरू किया, हरियाणा सरकार ने 80 एकड़ में वृक्षों को बढ़ावा होगा, प्रोत्साहन होगा। और देखे होंगे अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से गवर्नमेंट ने विशेष इस पर फोकस किया, और तरह तरह के राज्य, हर राज्य लगभग कुछ ना कुछ पर्यावरण के लिए विशेष काम कर रहे हैं। अभी पर्यावरण दिवस 5 जून को बीता था, इसके परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीज़ें शुरू की गई हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें दोस्तों, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है, कोई बताएगा दोस्तों? 7 जून को, 7 जून को। अभी 7 जून आज ही है, तो आज ही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। मेन तो न्यूज है ये, जो अभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में। और ये अभी तीसरा संस्करण है इसका, तीसरा, यानी 2019 में शुरू किया गया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 2019 में क्या किया गया था? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यानी 19, 20 और 21। ठीक है, तीसरा है। और किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? संयुक्त राष्ट्र, यूएन द्वारा शुरू किया गया है। ये नहीं जो, तो पहला प्रश्न ये बनता है आपके एग्जाम में कि खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। कब शुरू किया गया? 2019 में शुरू किया गया है। कौन जारी करता है? सर कौन, किसके द्वारा शुरू किया गया था? संयुक्त राष्ट्र को। तो सारे प्रश्न उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होंगे दोस्तों। चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, बहुत स्पेशल पूछा जाता है, खासकर पीसीएस में जरूरी है कि एक दिवस पूछ दिया जाता है। ठीक है, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, तो नोट कर लिए होंगे, अगले टॉपिक पे बढ़ा जा। ठीक है, हो गया। चलिए फटाफट देखते हैं क्या क्या टॉपिक बचा अभी आज का। असम हो गया, ठीक है दोस्तों। E100 परियोजना हो गई, ऑक्सीजन परियोजना हो गई, ठीक। विश्व खाद्य सुरक्षा हो गया, परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, आई फैमिली CBSE हो गया, बिम्स्टेक। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक दोस्तों क्या है, इसके बारे में कोई बताएगा? बंगाल, तो पहली बात तो बिम्स्टेक क्या है, इसको 24 वर्ष पूरा हो गए, 24 वर्ष पूरे हो गए बिम्स्टेक को स्थापना हुए। यानी 2021 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी बिम्स्टेक की। और आज के डेट में चर्चा में क्यों? क्योंकि इसके 24 वर्ष पूरा हो गए। इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री क्या है, एक नज़र डालते हैं इसका पूरा। इसका नाम क्या है बिम्स्टेक का नाम? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, और आर्थिक सहयोग पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट। आर्थिक सहयोग पहल, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इंग्लिश में बोलते हैं वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीसेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखिए,
उत्तर प्रदेश या छोटे मोटे एग्जामों में डायरेक्ट इसका फुल नेम ही पूछ देता है, तो बे ऑफ बंगाल, इंग्लिश हिंदी में पूछ देता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, ये खासकर पूछा जाता है। और ये जो है बंगाल के तटीय क्षेत्र, बंगाल के जो तटीय क्षेत्र हैं, बंगाल के तटीय क्षेत्र हैं वो वाले क्षेत्र इसमें शामिल हैं। तटीय क्षेत्र इसमें क्या है, शामिल है दोस्तों। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक आर्थिक सहयोग संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या है, आर्थिक सहयोग संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है, इसके बारे में हमने बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है और इसमें 7 देश शामिल है दोस्तों। कौन कौन से हैं? ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन से सदस्य, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, नजर डालते हैं एक बार। सदस्य देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है इसका, भारत भी इसका सदस्य देश है। ठीक, जो तटीय क्षेत्र के हैं, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, भूटान। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, भूटान। परीक्षा में तो डायरेक्ट पूछ देता है इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है या इनमें से कौन से देश शामिल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 देश है, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, भूटान। ये आपको जरूर याद करना है दोस्तों, क्योंकि पूछ देता है इनमें से कौन सा देश, यूपीएससी में भी पूछ देता है या यूपीपीएससी में तो जरूर ही पूछता है कि इनमें से कौन सा देश शामिल है या इनमें से कौन सा देश शामिल है। और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि पड़ोसी देशों में पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। तो पूछ देगा पाकिस्तान क्या इसमें शामिल है, तो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को। अभी जो 6 जून कल बीता है, उसके परिवेश में देखा जाए तो 24 वर्ष पूरे हुए। इस पर प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दिया था, कि उसके बारे में बताया था। तो इस संबंध में चर्चा में हुआ है। क्या है? बंगाल की खाड़ी का बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन है और 24 साल पूरा हुए। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए ताकि लोगों को अच्छे से अच्छी करंट अफेयर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।